हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोसिफेलस की। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोसिफेलस होता क्या है, किस वजह से होता है, क्या इसके टाइप्स हैं, ठीक है, इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हाइड्रोसिफेलस की कि हाइड्रोसिफेलस होता क्या है। हाइड्रोसिफेलस एक सीएसएफ का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्रेन वेंट्रिकल्स में, तब ये कंडीशन आती है। जब बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का ब्रेन वेंट्रिकल में, तब कंडीशन आती है अपनी हाइड्रोसिफेलस की। ठीक है, अब सीएसएफ सबसे पहले बात करते हैं कि सीक्रेट कहां से होता है। सीक्रेट होता है कोरोइड प्लक्सिस से। कितने अमाउंट में? 500 ml पर डे में। ठीक है, कोरोइड प्लक्सिस से सीक्रेट होगा 500 ml पर डे में। ठीक है, पर डे से। उसके बाद आता है टोटल अमाउंट कितना रहता है इसका, 150 ml। अब आप सोच रहे होंगे कि 500 ml पर डे तो ये सीक्रेट हो रहा है, फिर 150 ml टोटल अमाउंट कैसे है। देखिए ये क्या है, कोरोइड प्लक्सिस से सीक्रेट तो 500 ml होता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या सीक्रेट होता रहता है और एब्जॉर्ब भी होता रहता है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो रह जाएगा ना, नेट टोटल अमाउंट रह जाएगा, वो हो जाएगा 150 ml। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है। ठीक है, आईसीपी जो होता है, वो जो सीएसएफ से जो प्रेशर जनरेट होता है ना, वो होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो कि अपन अगर इसको एमएमएचजी में माने तो 5 से 15 एमएमएचजी होता है, 6 से 25 सीएमएच2 होता है और 80 से 180 होता है एमएमएच2। ठीक है, तो ये जो जनरल बात थी सीएसएफ की, भाई कहां से सीक्रेट होता है, कितना अमाउंट होता है, आईसीपी कितना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब आगे बात करेंगे भाई क्या कॉजेज हैं हाइड्रोसिफेलस के, तो उससे पहले हमको क्या है कि नॉर्मल सीएसएफ का फ्लो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, तभी जाके हम आगे अच्छी तरह चीजों को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि कोरोइड प्लक्सिस से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सीएसएफ है वो कहां से सीक्रेट होता था, कोरोइड प्लक्सिस से। तो इसका नॉर्मल जो पाथवे होता है कि भाई कहां से कहां फ्लो करता है, वो ऐसे होता है कि सबसे पहले कोरोइड प्लक्सिस से सीक्रेट हुआ। कोरोइड प्लक्सिस से सीक्रेट होने के बाद ये आया लेटरल वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों लेटरल वेंट्रिकल में। फिर वहां से दोनों लेटरल वेंट्रिकल से ये आया इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन में, जिसको फोरामेन ऑफ मोनरो भी हम बोलते हैं। ठीक है, यहां से लेटरल वेंट्रिकल, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, फिर वहां से आ गए थर्ड वेंट्रिकल में। ठीक है, और थर्ड वेंट्रिकल के बाद आता है फोर्थ वेंट्रिकल में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच ये किस में होके निकलता है, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। ठीक है, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस से होते हुए थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आता है। अब फिर उसके बाद ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फोरामेन ऑफ मेगेंडी, फोरामेन ऑफ लश्का, फोरामेन ऑफ लश्का। ये दोनों लेटरल साइड में होते हैं, ये फोरामेन ऑफ मेगेंडी बीच में मीडियम साइड, मीडियन साइड में होता है। ठीक है, ये दोनों लेटरल में हो गए। फिर उसके बाद ये फिर तीनों मिलके फिर एक साथ एक कहां जाएगा, सब एरेक्नोइड स्पेस में आ जाएगा। सब एरेक्नोइड स्पेस से ये आ जाएगा एरेक्नोइड विलाई में, फिर एरेक्नोइड विलाई से ये आ जाएगा सुपर सजाइटल साइनस में। तो ये एक नॉर्मल सीएसएफ का फ्लो है। अब बात करेंगे जब इसके कॉजेज की, तब हम देखेंगे कि जहां पे नॉर्मल फ्लो में भी कहीं कहीं गड़बड़ी आ रही है, जिसकी वजह से इसका फ्लो बिगड़ जाएगा, तो फिर सीधी बात है एबनॉर्मलिटी आएगी। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले अपन ने इसका नॉर्मल सीएसएफ का फ्लो देखा है। अब आगे बात करते हैं। अब बात आती है इसके कॉजेज की। ठीक है, तो 2 तरह से होता है, एक तो होता है कंजेनाइटल और दूसरा रहता है एक्वायर्ड। ठीक है, दो कोज हैं इसके, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल जो जैसे जिसको बोलते हैं जन्मजात, जो बाय बर्थ होता है। ठीक है, और दूसरा एक्वायर्ड जो बाद में होता है। ठीक है, तो कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन में 3 कंडीशन आती हैं। पहली तो होती है डेंडी वॉकर माल फॉर्मेशन, दूसरी होती है एडनॉइड चियारी माल फॉर्मेशन, और तीसरी होती है स्टेनोसिस ऑफ एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। अब सबसे पहले आता है डेंडी वॉकर माल फॉर्मेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फोरामेन ऑफ मेगेंडी और इधर की दोनों तरफ थे उसके फोरामेन ऑफ लश्का, जैसे ये थे कि भाई फोरामेन ऑफ लश्का, बीच में था फोरामेन ऑफ मेगेंडी। अब जब भी क्या होता है कि फोरामेन मेगेंडी ओपन नहीं हो पाता, तो वहां पे जैसे मान लीजिए फोरामेन ऑफ मेगेंडी है, तो फोरामेन ऑफ मेगेंडी अगर यहाँ से ओपन नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे जैसे रुकावट आ जाएगी, तो ऊपर बढ़ना चालू हो जाएगा, एक्यूमुलेशन चालू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं अपन डेंडी वॉकर फॉर्मेशन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब डेंडी वॉकर फॉर्मेशन क्या होता है, फोरामेन ऑफ मेगेंडी ओपन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हाइड्रोसिफेलस कंडीशन आती है। अब फोरामेन ऑफ मेगेंडी ओपन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सिस्ट फॉर्मेशन हो गया पोस्टीरियर फोसा में सिस्ट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इस वजह से ये हो गया पहला डेंडी वॉकर फॉर्मेशन। दूसरा होता है एडनॉइड चियारी माल फॉर्मेशन। इसमें क्या हो जाता है कि हर्निएशन हो जाता है सेरिबेलम का और ब्रेन स्टेम का, ब्रेन वेंट्रिकल में हर्निएशन हो जाएगा। हर्निएशन आपको पता है, जैसे कोई भी ब्रेन का पार्ट प्रोट्रूड हो गया तो वो हर्निएशन आ गया
सेरिबेलम और ब्रेन में, सेरिबेलम का पार्ट अर्निशन मतलब होता है कि मतलब प्रोट्रूड हो जाना, उस पार्ट का निकल के दूसरे में चल जाना, ठीक है। तो सेरिबेलम का और ब्रेन स्टेम का जब हर्निएशन होगा कहाँ पे, सर्वाइकल स्पाइन में, तब कंडीशन आएगी ये वाली, ठीक है। अब अगली कंडीशन बात करते हैं स्टेनोसिस ऑफ एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है। अब स्टेनोसिस कंडीशन कब आती है, जैसे मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है। अब स्टेनोसिस कंडीशन क्या है, सुकड़ जाएगा, जैसे अब मान लीजिए ऐसे हो जाता है, ठीक है, स्टेनोसिस कंडीशन आएगी, तो ये कंडीशन आती है, ठीक है। अब ये होती किस वजह से है, ये देखते हैं कि भाई अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है मदर को, तो ये कंडीशन आ सकती है। इन्फेक्शन जैसे मान लीजिए टॉर्च इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम टॉर्च इन्फेक्शन हो गया। टॉर्च का पता है टॉक्सोप्लाज्मा अदर्स में सिफिलिस, रूबेला, साइटोमेगाली और हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। तो ये कंडीशन थी अपनी कंजेनाइटल। अब बात करते हैं अगली, एक्वायर्ड किस वजह से होता है, ठीक है। एक्वायर्ड में सबसे पहला आता है इन्फेक्शन, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए बच्चे की में, जैसे इन्फेक्शन में जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है, एनसेफेलाइटिस हो गया, तो ये कंडीशन इन्फेक्शन ये एक्वायर्ड को बताती है कि भाई एक्वायर्ड किस वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन। दूसरा आता है बर्थ इंजरी में जैसे हेड इंजरी हो गई हो, उस वजह से भी हाइड्रोसिफेलस होने के चांसेस होते हैं। अगली बात करता हूं, इसके टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। अब भाई टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स में दो आते हैं, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग को बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन कम्युनिकेटिंग को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। अब जैसे इसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव क्यों बोला, अब जैसे मान लो कोई ये पाइप है, ठीक है, अब ये पाइप में कंटिन्यू वाटर नीचे आ रहा है, कोई मतलब इसमें बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अब ऑब्स्ट्रक्शन अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता, तो ये जो इधर वाला पानी आ रहा है यहाँ पे मान लो पूरी बीच में रुकावट हो जाती, ठीक है। तो क्या इधर वाला जो पानी आ रहा है वो इधर वाले पानी के कांटेक्ट में नहीं आता, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो ये तो हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन कम्युनिकेटिव, क्योंकि ऊपर वाला पानी और नीचे वाला पानी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे आपस में। इधर वाले में क्या होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता और ऊपर से मान लीजिए इस पाइप है तो कंटिन्यू ब्लड फ्लो हो रहा है, या फिर मतलब कुछ भी मान लीजिए, इसमें तो कंडीशन में अपन CSF की मानेंगे, तो मतलब कम्युनिकेट होते हैं एक दूसरे में कंटिन्यू और बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, और उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव। अब कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव है तो मतलब कम्युनिकेट है तो इसका मतलब कंटिन्यू तो फ्लो हो रहा है, बीच में कोई रुकावट नहीं है। तो अब भाई इसमें एक्यूमुलेशन कैसे हो गया कि भाई जब कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, रुकावट तो है नहीं बीच में, तो इसमें एक्यूमुलेशन होने के चांसेस कैसे हो गए, इसमें इस वजह से हो गए चांसेस, या तो CSF का प्रोडक्शन बढ़ गया हो, भाई रुकावट तो नहीं है मान ली, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि CSF का प्रोडक्शन बढ़ गया हो या फिर उसका एब्जॉर्प्शन कम हो गया हो, दोनों ही कंडीशन आएंगी, तो दोनों कंडीशन में हो जाएगा कम्युनिकेटिंग है ना। अब आता है नॉन कम्युनिकेटिंग के बाद नॉन कम्युनिकेटिव, या फिर इसको ऑब्स्ट्रक्टिव बोल देते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है रुकावट है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है इसके नॉर्मल पाथवे में, ठीक है। और ज्यादातर पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन कहां पे होगी, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस में, जैसा मैंने आपको बताया था नैरोइंग हो जाता है, ठीक है। तो जहां पे एक्वेडक्ट जैसे ही आ रहा है, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस है, अगर यहां पे रुकावट हो जाएगी तो नीचे नहीं फ्लो कर पाएगा, अब नीचे नहीं फ्लो कर पाएगा तो ऊपर भरना चालू हो जाएगा, तो फिर कंडीशन आएगी अपनी हाइड्रोसिफेलस की, ठीक है। अब ये बात हो गई अपनी टाइप्स की। अब बात करते हैं इसके साइन सिम्टम्स की, ठीक है। साइन मतलब जो हमको शो होते हैं, सिम्टम्स मतलब जो पेशेंट को फील होते हैं, ठीक है। साइन और सिम्टम्स की बात आ गई। साइन सिम्टम्स सबसे पहले देखेंगे साइन में एनलार्जमेंट ऑफ हेड का साइज, जब एक्यूमुलेशन उसमें ज्यादातर, जैसे मान लीजिए कोई बलून है, कोई बलून में अगर अपन पानी भरता चल जाए, जितना ज्यादा पानी भरेगा उतना ज्यादा उसका साइज बढ़ेगा, ऐसा ही उसमें CSF का एनलार्जमेंट मतलब CSF का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो हेड का एनलार्जमेंट हो जाएगा। दूसरा आता है कि एनलार्जमेंट होगा तो सीधी सी बात है उसका सरकमफेरेंस भी बढ़ेगा, ऐसा तो एनी एनलार्जमेंट होता रहेगा और सरकमफेरेंस उतना ही रहेगा, कम हो जाएगा। जितना ज्यादा एनलार्जमेंट होगा उतना ज्यादा ही सरकमफेरेंस होगा। तीसरी चीज मैकवेन साइन मिलेगा। मैकवेन साइन में क्या होता है, क्रैक्ड पोर्ट साउंड आती है, मतलब कोई मटका जैसे फूट जाता है तो अपन इसको टक टक बजाते हैं, तो जो आवाज आती है ना वही आवाज इसमें आएगी सेम हाइड्रोसिफेलस कंडीशन में। चौथा है सनसेटिंग आई। सनसेटिंग आईज में क्या होता है कि जो उसका लोअर पोर्शन होता है प्यूपिल का, वो लोअर आईलिड से कवर हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे सूरज छिप रहा हो। जैसे ये मान लीजिए उसका प्यूपिल का पोर्शन है, ठीक है, और इसका लोअर आईलिड है, अब लोअर आईलिड से कवर हो गया, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई, जैसे भाई सन जो है वो छिप रहा हो, तो इस वजह से इसको बोलते हैं सनसेटिंग आई, ठीक है। अब अगली बात करते हैं डायलेटेड स्कैल्प वेन्स। जो उसकी स्कैल्प वेन्स हैं वो मतलब डायलेटेड मिलेंगी, उभरी हुई मिलेंगी, ठीक है। और
और आता है बल्जिंग फोंटानेल, जो उसका एंटीरियर फोंटानेल है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में डाल रखा है एंटीरियर फोंटानेल और पोस्टीरियर फोंटानेल का जो कंपैरिजन डाला था, उसमें देख लीजिए जो एंटीरियर फोंटानेल होता है, ठीक है, वो भी थोड़ा उभरा हुआ मिलेगा, ठीक है, बल्जिंग मिलेगा, उभरा हुआ। ये तो हो गया साइंस की बात। अब आगे सिम्टम्स, हेडेक, उसको बच्चे को सर दर्द होगा जबरदस्त, नोजिया, वॉमिटिंग होगा उसको, ठीक है। एटेक्सिया, एटेक्सिया मतलब होता है लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो अटेक्सिया मिलेगा। और हाई श्रील क्राई, हाई श्रील क्राई मतलब बच्चा जबरदस्त रोएगा, हाई पिच साउंड आएगी, ठीक है, तो हाई श्रील क्राई होगा। ये सब हो गए साइन सिम्टम्स। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, कि हमको पता कैसे चलेगा कि भाई बच्चे को हाइड्रोसिफेलस है या नहीं है। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले करेंगे अपन फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में कैसे पता लगेगा भाई, उसका हेड सरकमफेरेंस देख लेंगे। पहली बात तो दिखने में सीधा ही पता लग जाएगा, फिर भी उसका हेड सरकमफेरेंस देख लेंगे, नॉर्मल से ज्यादा हुआ तो कंडीशन हाइड्रोसिफेलस की। कंफर्मेशन के लिए फिर सीटी स्कैन और एमआरआई से हम कंफर्म हो जाएंगे कि बच्चे को हाइड्रोसिफेलस है। अगली बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में दो तरह का मैनेजमेंट होगा, मेडिकल और सर्जिकल, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट बाद में बताएंगे, पहले मेडिकल और सर्जिकल की बात करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिसिन काम आएंगी। अब जब मान लीजिए कोई कंडीशन ब्लॉकेज की आ जाएगी, ठीक है, मान लीजिए कोई ये जैसे ये पाथवे है किसी भी चीज का, और यहां से मैं ब्लॉक कर दूं इसको अच्छी तरह, ठीक है, और ब्लॉक कर दूं तो मेडिसिन उतनी इफेक्टिव नहीं रहेंगी, ठीक है। और मेडिसिन उतनी इफेक्टिव नहीं रहेंगी तो फिर अपन यहाँ पे अपन क्या करना पड़ेगा, सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं कि मेडिकल इंटरवेंशन उसी कंडीशन में काम आएगा जब कंटिन्यू मतलब फ्लो हो रहा हो उसका, ठीक है, मतलब कम्युनिकेटिंग हो, ऊपर से नीचे आ रहा हो। अब कम्युनिकेटिंग में दो कंडीशन थी, किस वजह से हो रहा था, या तो उसका प्रोडक्शन बढ़ गया हो या उसका एब्जॉर्प्शन कम हो गया हो। तो इस कंडीशन में अपन को मेडिसिन एक ही कंडीशन में काम आती है, कम्युनिकेटिंग में। इसमें अपन देते हैं एसिटाजोलामाइड और ओरल ग्लिसरॉल। ये क्या करती है कि सीएसएफ के प्रोडक्शन को कम कर देती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो एक्यूमुलेशन ही नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगली सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि सबसे पहली बात आती है वीपी शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। इसमें क्या करेंगे, एक शंट लगा देंगे। शंट का मतलब होता है जहां पे जिस वेंट्रिकल में अपन को प्रॉब्लम हो रही है ना, वहां से एक शंट होता है, ठीक है, उसको डाल के सीधा पेरिटोनियल कैविटी में डाल देंगे। तो जिससे वहां से क्या होगा, सीएसएफ है वो नीचे आके ड्रेन हो जाएगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड वहां से निकल के नीचे पेरिटोनियल कैविटी में चल जाएगा। अगला होता है वीए शंट, वेंट्रिकुलो आर्टेरियल शंट। इसमें क्या होता है, एक शंट कहां से लगाएंगे, वेंट्रिकल से, जहां पे अपन को प्रॉब्लम है वहां से लगा के और राइट एट्रियम में डाल देंगे, जिससे वहां से क्या होगा, ड्रेन होके राइट एट्रियम में चल जाएगा, फिर वहां से उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। अगला होता है एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। ये कब यूज होता है, जब ऑब्स्ट्रक्शन कहां पे हो, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस में हो, ठीक है, जब होता है एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। इसमें क्या करते हैं, जैसा आपको पता है स्टोमी है तो ओपनिंग होगी, ठीक है, तो एक अपन इसमें क्या करते हैं कि जो थर्ड वेंट्रिकल है उसमें ओपनिंग कर देते हैं और उसको अटैच कर देते हैं, जिससे वो जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे वो बाईपास हो जाए और जो सीएसएफ है वो नॉर्मली फ्लो होने लग जाए, ठीक है। ये हो जाएगा एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी में। अगला होता है कोरोइड प्लक्सोटोमी। कोरोइड प्लक्सोटोमी में क्या करते हैं कि कुछ पार्ट जो होता है कोरोइड प्लक्सेस का, जो कि क्या कर रहा था, सीएसएफ को सीक्रेट कर रहा था, उसको वहां से सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या होगा, सीएसएफ का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट दो तरीके से करेंगे, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। सबसे पहले तो अपना काम रहेगा कि 15 से 20 मिनट में अपन वाइटल साइंस उसके लें। दूसरी बात है अपन प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में सबसे पहले अपन को जो अपनी प्रायोरिटी केयर है वो ये है कि पोजीशन ऑफ हेड को अपन को चेंज करना है। इससे क्या होगा कि जो बेड सोर के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अगला है यूज ऑफ एग कैरेट मैट्रेस, ठीक है। एग कैरेट मैट्रेस ऐसी होती है जैसे आपने अंडे की ट्रे देखी है ना, जैसे ये अंडे की ट्रे है, ये ऐसी होती है, ठीक है। एग कैरेट मैट्रेस ऐसी होती है। इसका यूज इस वजह से करते हैं, पहली बात तो कंफर्ट प्रोवाइड कराता है बच्चे को, ठीक है। कंफर्ट प्रोवाइड कराने के साथ साथ ये क्या करेगा कि एक तरीके से मतलब जो वेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है, जो हेड का वेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगली बात आती है पोस्ट ऑपरेटिव की, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव में अपन को नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, सबसे पहली बात तो उसको जो पोजीशन देंगी, पोजीशन वो देंगे जिस भाई जैसे मान लो जिस डायरेक्शन में अपन ने शंट लगाया है उससे अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है।
अनऑपरेटेड साइड पे, मतलब ऑपरेटेड साइड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसको लेटा देंगे। उससे क्या होगा कि शंट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है, शंट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। और अगला है कि मतलब जो पोजीशन है जो हेड की, वो डिपेंड करती है इंट्राक्रेनियल प्रेशर पे। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा है तो अपन उसको हेड को एलिवेट कर देंगे 20 से 25 डिग्री पे, ठीक है। और अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल है तो हम उसको फ्लैट पोजीशन प्रोवाइड करा देंगे। ये अपना टॉपिक था आज का हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। थैंक यू।